नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। BPSC 105 इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको BPSC 105 के सभी वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमने पहले ही जो है यूनिट 1 पर चर्चा कर ली थी जिसका वीडियो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। यूनिट 1 को पढ़ाते वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आपका सब्जेक्ट है BPSC 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, अपने आप में काफ़ी हार्ड है। किताब से पढ़कर यानी आपके दिए हुए टेक्स्ट बुक से पढ़कर आप इसे समझ नहीं सकते, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आज हम बात करेंगे इकाई 2 की तुलनात्मक विधि और तुलना की कार्यनीतियाँ। यूनिट 2 में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 2024 के असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाए हैं या परचेज नहीं किया है तो असाइनमेंट का हैंड रिटन फॉर्मेट भी ले सकते हैं हमसे और असाइनमेंट का PDF भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट अभी परचेज कर ले, क्योंकि असाइनमेंट टाइम पे अगर आप नहीं जमा करते हैं तो इसका जो खामियाजा है आपको भुगतना पड़ता है और आपका जो ग्रेड कार्ड है वो जल्दी अपडेट नहीं होता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करेंगे हमारा ये टॉपिक जिसका शीर्षक है तुलनात्मक विधि और तुलना की कार्यनीति। यानी हम तुलनात्मक विधियों का, तुलनात्मक विधि मतलब तरीका, पद्धति, आई बात समझ में, द वे, ठीक है, यानी कौन सा तरीका है, और तुलना की कार्यनीति यानी जो तुलनाएं हम लोग करते हैं उसकी कार्यनीति पर आज हम बात करेंगे, आज हम बहस करेंगे। देखिए, हर यूनिट के पहले में जो है प्रस्तावना और उद्देश्य दिया हुआ रहता है। उसे पढ़ना जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रस्तावना में जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं ना, ठीक है, वो आपको यूनिट में आगे पढ़ना होता है। तो प्रस्तावना में हम अधिक जो है अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी पहला पॉइंट जो कि है पद्धति पर कुछ विचार। यानी पद्धति है क्या? देखिए, पद्धति एक शुद्ध हिंदी रूप है। पद्धति का अगर हम लोग बोलचाल भाषा में यूज़ करें तो तरीका। हम लोग नहीं बोलते कि आपके क्रिकेट खेलने का तरीका, विराट कोहली के क्रिकेट खेलने का तरीका, विराट कोहली के कवर ड्राइव मारने का तरीका, सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव मारने का तरीका, या महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मारने का तरीका, यानी वो एक उनका पद्धति है। ठीक है, हर एक क्रिकेट खिलाड़ी का अपना खुद का एक स्पेशल शॉट होता है। अब रोहित शर्मा के बारे में पूछे तो सबको पता है कि रोहित शर्मा पुल शॉट भयंकर खेलता है। रोहित शर्मा को अगर आप उस तरह का बॉल दोगे ना तो वो पुल शॉट मारेगा तो वो छक्का ही जाएगा या चौका ही जाएगा, वो कभी छोड़ता नहीं है। तो वो उनका एक तरीका है, उस तरीके से वो मार सकते हैं। कवर ड्राइव जिस तरीके से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर मारते हैं वैसा कोई नहीं मार सकता। हेलीकॉप्टर शॉट जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी मारते हैं कोई नहीं मार सकता। अब बात करें स्काई सूर्या की, भाई वो तो कहीं भी मार देता है, उसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो सबका अपना अपना पद्धति होता है। क्रिकेट का एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप तरीका यानी पद्धति यानी वे को आप समझ पाए। देखिए, हर इंसान जो कार्य करता है ना वो अपने तरीके से करता है। अब मान लीजिए कि हमने अपने घर को बनाने के लिए 2 मिस्त्रियों को बुलाया है या 2 कारपेंटर को बुलाया है। वही चीज़, वही दरवाजा या वही खिड़की को बनाने के लिए जो 2 कारपेंटर है उनका अलग अलग तरीका होगा। दोनों का एक तरीका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों का एक तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप अपना घर बनाना चाहते तो हो सकता है कि कोई और तरीके से बनाए, कोई मिस्त्री कोई और तरीके से बनाए। आई बात समझ में? तो वो हुआ तरीका। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या सिम खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक कागज़ मिलता है। उस कागज़ में कंप्यूटर को कैसे ऑन करें, कैसे कंप्यूटर को फिट करें, मोबाइल को कैसे फिटिंग करें, मोबाइल के साथ आपको क्या क्या मिला है, उसको कैसे ऑन करना है, ऑन करने के बाद सेटिंग्स में क्या क्या करना है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना वहाँ पे आपको एक मेन्यू में दिया हुआ रहता है। उसे पढ़कर आप जो अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, सेटिंग्स को ठीक कर सकते हैं, या सिम कार्ड को चालू कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर को जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग पद्धति, उसे कहते हैं हम लोग तरीका। तो हर चीज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। अब राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो उसका भी अपना खुद का एक तरीका है। भाई, भारत में जो शासन प्रणाली चल रहा है, भारत में जो सरकारें सत्ताएं काम कर रही है, तो उसका भी तो एक तरीका है। हर चीज़ का एक नियम है, हर चीज़ का एक कार्य करने का पद्धति है, एक तरीका है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पद्धति। आई बात समझ में?
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तुलनात्मक पद्धति। तुलना क्यों, यानी हम लोग तुलना क्यों करते हैं? तुलना करने का क्या, अभी जो मैंने दो राजमिस्त्रियों का, यानी घर बनाने वाले दो मिस्त्रियों का मैंने कंपैरिजन किया, क्यों किया? तुलना करना जरूरी क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुलना करना ही बंद कर दें? सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस बात को जान लीजिए कि तुलना करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन करने से ना इंसान आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि आप पटना में जो है वो अपने रेलवेज की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जब ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो उससे होता क्या है कि कंपटीशन होता है कि कौन आगे बढ़ सकता है। आप खुद को कंपैरिजन करते हैं क्लास के उस लड़के के साथ जो क्लास में काफ़ी तेज है। तो आप जब कंपटीशन करते हैं, जब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मैं उससे कहाँ पीछे हूँ, मैं उससे कितना पीछे हूँ, अगर मैं पीछे हूँ तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो तुलना करने के तो सबसे पहला जो फायदा है वो आपको ये मिल जाता है कि आप आगे बढ़ते हैं। आप उसे पीछे करने के बारे में सोचते हैं कि मैं उसे कैसे पीछे करूँ, मतलब मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। आई बात समझ में? तो तुलना करने का पहला ये होता है। उसके बाद दूसरा चीज़, अगर हम लोग कुछ भी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, ठीक है, देखिए ये माना जाता है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आपकी जो सोच है वो वैज्ञानिक है। आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी सोच क्या है? बिल्कुल वैज्ञानिक या वैज्ञानिक सोच वाले हैं। लेकिन जब बात करें राजनीति की, तो राजनीति में तुलनाएं तो होती है लेकिन उतना भी नहीं होता, ठीक है, उतना भी कारगर नहीं है। हम लोग तुलना करते हैं, अरे देखो भारत की सरकार कैसे काम कर रही है, देखो अमेरिका को कितना आगे बढ़ गया। यहाँ भी एक तुलना है, सरकारों के बीच की तुलना हम लोग करते हैं, लेकिन क्या उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं? क्या हम लोग अमेरिका के जो नियम है, कानून है, क्या अपने देश में लाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। वहाँ का अपना खुद का संविधान है, वहाँ के जियोग्राफिकल चीज़ों को देखते हुए, वहाँ के लोगों के रंग रूप आकार वेशभूषा को देखते हुए वहाँ के अलग कानून है, हमारे यहाँ के अलग कानून है। यहाँ के कानून वहाँ पे थोपे नहीं जा सकते, वहाँ के कानून यहाँ थोपे नहीं जा सकते। तो राजनीति में भी हम लोग तुलना करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। राजनीति में क्या करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग तुलना कर देते किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट के लिए मान लीजिए कि आपके और आपके एक दोस्त ने जो है घर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब तुलना करते हैं कि किसका घर सबसे अच्छा, किसका घर सबसे परफेक्ट है। तो वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अगर आप तुलना कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम लोग बात करें राजनीति की, तो राजनीति में तुलनाएं तो होती है लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं होता, उसे हम लोग लागू नहीं कर पाते अपने देश में। आई बात समझ में? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आपके दृष्टिकोण आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति है, और अगर आप तुलना नहीं कर रहे हैं तो आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो तुलना है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। और इसी को आधार मानते हुए एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। एक दार्शनिक हुआ है, तो उनका जो नाम है वो है जेम्स कोलमैन। उन्होंने कहा कि अपने विद्यार्थियों को अक्सर याद दिलाया, यदि आप तुलना नहीं कर रहे हैं तो आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते। यानी वैज्ञानिक होने के लिए आपको तुलना करना जरूरी है। अब वैज्ञानिक मतलब यही नहीं कि आप जो है वो लैब में बैठ के कुछ बना रहे हैं, वैज्ञानिक इसे नहीं कहते, ठीक है। एक भिखारी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? एक चाय बेचने वाला भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो सकता है, मैं भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। यानी आप तुलना करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, वो अच्छा क्यों है, मैं अच्छा कैसे बन सकता हूँ, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, ठीक है, वो अमीर कैसे हो गया, मैं भी तो बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आई बात समझ में? लेकिन राजनीति में ये बिल्कुल नहीं होता। अब बात करेंगे अनुसंधान की, तो भाई अनुसंधान का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब खोजें, यानी जिस चीज़ को हम लोग खोज करें उसे कहते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान करने के लिए भी कंपैरिजन जरूरी है। अनुसंधान के लिए अगर आप कंपैरिजन नहीं करते तो फिर कैसे होगा? अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार हुआ तो कंपैरिजन करके हुआ, दिन और रात का। दिन में लाइट है, रात में लाइट क्यों नहीं है भाई? दिन में लाइट है सूरज का, तो रात में लाइट क्यों नहीं है? तो रात में लाइट कैसे आएगा? कुछ ऐसा हमें बनाना पड़ेगा जो रोशनी दे। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया। तो यही है तुलना का खासियत। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका शीर्षक है समाकलनात्मक चिंतन।
देखिए, समाकलनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को, छोटी छोटी तुलनाओं को, जो तुलनाएं हम हर सेक्टर में हम तुलना करते हैं, पढ़ाई में तुलना करते हैं, घर में तुलना करते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हम लोग तुलना करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जोड़कर जो हम लोग चिंतन करते हैं, चिंतन मतलब खोजबीन करना या उस चीज़ के बारे में सोचना। अगर राजनीति के बारे में हम लोग तुलना कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानना, अनुसंधान करना। सोचते हैं तो अनुसंधान करते हैं, कोई चीज़ खराब है उसे चिंतन करते हैं वो कैसे ठीक किया जाए, उसको हम लोग कैसे ठीक करें। तो इसे कहते हैं समाकलनात्मक चिंतन। समाकलनात्मक यानी समाकलन का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना। जिसे जोड़ना, मान लीजिए कोई एक फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूले से हम किसी छोटे चीज़ को नहीं जोड़ सकते, तो उसका एक अलग तरीका है। तो तरीका क्या कहा जाता है? संकलनात्मक तरीका है। उस संकलनात्मक चिंतन के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो है क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक समझ लीजिए कि जो चावल के अंदर में जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, उस कंकड़ों के बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं। किससे? समाकलनात्मक चिंतन से। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है भाई? आगे हमारा टॉपिक है तुलना की पद्धतियाँ। यानी जो हम तुलना करते हैं, जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, एक कॉलेज की दूसरे कॉलेज से। कोई कहता नहीं भाई आईआईटी बेस्ट है, कोई बोलता नहीं एनआईटी बेस्ट है, कोई बोलता है आईआईटी कानपुर इज़ द बेस्ट, कोई बोलता है आईआईटी दिल्ली इज़ द बेस्ट। ठीक है, कोई बोलता है एएमयू इज़ द बेस्ट, कोई बोलता है जेएनयू इज़ द बेस्ट। तो ये तुलना करते हैं, तो तुलना की पद्धतियाँ क्या है, यानी उसका तरीका क्या है, किस तरीकों से हम लोग तुलना करते हैं। तो सबसे पहला है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति मतलब क्या होता है कि प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को। मान लीजिए कि हमने दो कुर्सी पर जो है हम बहस कर रहे हैं कि कौन कुर्सी अच्छा है कौन नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कुर्सी अच्छा है कौन सा कुर्सी खराब? तो उसके लिए तो उस कुर्सी का हमें यूज़ करना होगा। जब तक कि आप उस कुर्सी का यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप उस कुर्सी में बैठकर नहीं देखोगे, आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा कुर्सी जो है वो सबसे अच्छा है, कौन सा कुर्सी आरामदायक है, कौन सा कुर्सी कंफर्ट जोन में है। तो उस दो कुर्सी के बीच में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए आपको उस कुर्सी को, उस चेयर को यूज़ करना होगा। और जैसे ही आप उस दो कुर्सी को यूज़ करते हो तो फिर आप क्या बोलते हो कि नहीं, ये जो सुप्रीम का जो चेयर है ना वो अच्छा है, या फिर ये गोदरेज का जो कुर्सी है ना ये सबसे बेस्ट है। तो उसको यूज़ करके हम लोग करते हैं, यानी प्रयोग करके उसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग रिजल्ट देते हैं हम लोग कि ये अच्छा या ये बुरा है। तो इसे कहते हैं प्रयोगात्मक पद्धति। अब आगे है केस स्टडी। यानी केस स्टडी के माध्यम से भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा घटना घटित होता है और उस घटने पे हम लोग स्टडी करते हैं कि यह घटना घटित क्यों हुआ, क्या होता अगर ऐसा नहीं होता, तो क्या होता अगर ट्रेन इस रूट से न जाकर उस रूट से गई होती तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, ट्रेन स्लो चलती तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसे कहते हैं केस स्टडी, यानी जो घटना घटित हो चुका है, ठीक है, केस हो चुका है और उसका हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केस स्टडी। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे केस स्टडी हैं, जैसे कि जब आप पढ़ेंगे BGDG 172 तो उसमें दो लड़कियों का केस स्टडी दिया हुआ है। वो दो लड़कियां क्या करती है कि वो दोनों लड़कियां जो मतलब शारीरिक संबंध बनाती है आपस में लड़की होकर, तो फिर वो आत्महत्या कर लेती है वो दोनों। ठीक है, ये केस जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का है, त्रिपुरा का केस है। ठीक है, तो फिर उसका हम लोग केस स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, उसने आत्महत्या क्यों किया। अब जैसे कि मान लीजिए कल का एक न्यूज़ है, कल के न्यूज़ में क्या निकल के सामने आया कि एक जो माँ है वो अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर देती है। तो अब इसके ऊपर केस स्टडी होगा भाई, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया गया, क्या वो पागल थी, क्या वो मानसिक रूप से जो है वो मानसिक विकार से ग्रस्त थी, क्या रीज़न था। तो इसे कहते हैं केस स्टडी, यानी केस स्टडी करके भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मर्डर उसने जो मर्डर किया, ठीक है, उस लड़की ने जो मर्डर कर दिया अपने बच्चे का, तो इसका तुलना कैसे करेंगे? अरे देखो, बाकी माँ काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी जो है वो क्रूर है, ये माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसने अपने बच्चे का खून कर दिया। तो केस स्टडी से भी तुलना कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया अभी। ठीक है, बाकी माँओं का और ये जो अपने बच्चे का जो कत्ल कर दी इसकी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग सांख्यिकीय पद्धति। देखिए, सांख्यिकीय पद्धति मतलब अंक, जहाँ पे नंबर का बात आए। अब मान लीजिए कि आपके सामने डेटा, आप मान लीजिए कोई आप फ़ोन खरीदते हैं ना, फ़ोन खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो सबसे पहले देखते क्या है, क्या आप तुरंत जाके खरीद लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग देखते हैं फीचर्स। तो आप मान लीजिए कि 2 फ़ोन खरीदने का जो आपने मन बनाया, Redmi 9 और Redmi 9 Pro सपोज दैट, ठीक है, या Redmi 10 और Redmi 10 Prime, तो आप लोग पहले तुलना करते हैं कि नहीं
कि Redmi 10 में क्या क्या फीचर्स है और Redmi 10 प्राइम में क्या क्या फीचर्स है। तो उस फीचर्स को आप लोग देखते हैं, वो फीचर्स उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट में जो ऑनलाइन शॉपिंग ये है, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है कि इसमें ये है, इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 3 है, इसमें फलना है, इसमें वाईफाई का ये पोर्टल है, इसमें कोर प्रोसेसर ये है, तो अंकों में दिया हुआ होता है। उसे देखकर आप तुलना करते हैं, तो इसे कहते हैं सांख्यिकीय पद्धति। आई बात समझ में। ये तो अमूमन जिनके पास फ़ोन है या जो फ़ोन खरीदते हैं सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपने भी कभी ना कभी किया होगा। हालांकि आपको ये जानकर अब आगे है ध्यान केंद्रित तुलनाएं। देखिए ध्यान केंद्रित तुलनाएं क्या होती है, जिसे आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन के फलस्वरूप आपको उसका आंकड़ा मालूम चलता है भाई कि इसका सही आंकड़ा क्या है, इसका सही प्रकृति क्या है, और उसके बाद आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके जो है उसके हर एक पहलुओं को देखते हुए, उसके हर एक सूक्ष्म पहलुओं को देखते हुए आप तुलना करते हैं, तो उसे कहते हैं ध्यान केंद्रित तुलना। यानी आप अपना ध्यान को उस पर करते हैं, आप एक एक नोट्स को देखते हैं, आप एक एक जो उसके फॉल्ट को देखते हैं भाई कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो उसे कहते हैं ध्यान केंद्रित तुलनाएं। चलिए अब नेक्स्ट है ऐतिहासिक पद्धतियाँ। ऐतिहासिक पद्धति को अन्य पद्धतियों से इस प्रकार अलग किया जा सकता है कि वो कारणात्मक या करण संबंधी व्याख्याओं को खोजता है, यानी इतिहास कारण खोजता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अगर पहला विश्व युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर हार गया था तो क्यों हार गया था। तो ये सभी चीज़ें, इन सभी कारणों को हम देखते हैं। हिटलर की मृत्यु हुई तो क्यों हुई, गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो क्यों मारा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जब तुलना करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक तुलना पद्धति। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक बात यह भी है कि ऐतिहासिक पद्धतियों से तुलना अगर हम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। बिना ऐतिहासिक अध्ययनों के तो आप ऐतिहासिक पद्धति में तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास हिस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है, आपके पास इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि महात्मा गांधी जो है थे। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि अक्सर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में तुलनाएं की जाती है, यानी ऐतिहासिक पद्धति में कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। मेरे पास एक बुक भी है, ठीक है, उसका नाम जो है आपको स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस बुक का जो नाम है ये है नेहरू बनाम सुभाष, यानी कंपेयर जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको नेहरू वर्सेस सुभाष को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस दौर में जाना पड़ेगा, उसके इतिहास को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको नेहरू जी के जीवन काल के बारे में जानना पड़ेगा, आपको सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन काल के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो आप जो है उस ऐतिहासिक पद्धति से दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं। देखिए तुलना, ऐतिहासिक तुलना, कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। ये बुक, इस बुक की जो तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि मैं लाइव एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। काफ़ी गलत चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और कई बार मुझसे बोलने में भी गलती हो गई है। एक जगह पे लिखा हुआ था कि जो है संविधान जो हमारा ये लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1951 पे लिखा हुआ था, मैंने फ्लो में 1951 बोल दिया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। तो मैं बस बुक के टॉपिक को देखता हूँ और जो है अपने हिसाब से आपको जो है मैं एग्जांपल देके उसके सही चीज़ों को बतलाता हूँ। आई बात समझ में। तो ये रहा आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। आप जो क्वेश्चन वगैरह है ना उसको तो मैं करा दूंगा आने वाले टाइम पे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैप्टर आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो कंटेंट है वो यहीं पर मिलने वाला है। जूम क्लास भी यहीं पे मिलेगा, नोट्स भी यहीं, यानी A to Z इग्नू से संबंधित आपको जो भी चाहिए, असाइनमेंट चाहिए PDF फॉर्म में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में वो भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी मिलेगा, नोट्स चाहिए वो भी मिलेगा, MCQ चाहिए वो भी मिलेगा, जूम क्लास चाहिए वो भी मिलेगा। अगर आपको कोर्स करना है इग्नू का, वो कोर्स भी आप कर सकते हैं जूम पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम टाइम पे हम पढ़ाते हैं, हम 12 महीने हमारा क्लास चलता है, 12 महीने हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि इग्नू का जो है कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास भी ज्वाइन करना है तो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ।